हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में और एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज की बुक है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में सीरीज वाइज मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रॉबर्ट ब्रूफुट से एक। तो यहाँ पे बताना कि रॉबर्ट ब्रूफुट क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, या फिर पुरावन पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या फिर इतिहासकार थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, जो रॉबर्ट ब्रूफ थे, ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। तो दोनों ऑप्शन हमारे जो है ए नंबर और बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंध रॉबर्ट ब्रूफुट ने 1853 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और विकल्प दोनों ही हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन गलत ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर वाला जो है, और बी नंबर वाला पुरातत्वविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों थे। तो हमारे जो है ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का विभाजन किसने किया था, त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, वह हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। कौन सी जगह है? आदमगढ़। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हमें महदाह से प्राप्त हुए हैं और सराय नहर से भी प्राप्त हुए हैं। इसमें से सी नंबर और डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जिसको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि मध्य पाषाणकालीन महदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाह में 3 क्षेत्रों को उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। अभी देखो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, इसके पहले वाला क्वेश्चन 5 नंबर था कि हड्डी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब वही देखो घुमाकर क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सराय नहर से और महदाह से। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर जो सबसे पश्चिम स्थित स्थान है वो हो जाएगा महदाह, फिर उसके बाद हो जाएगा लेखैया, फिर उसके बाद है पैफरा और फिर उसके बाद है बीरभानपुर। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर 4213। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में
मध्य पाषाणिक स्थल हैं, जैसे कि महदाह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेखैया जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, और पैफरा बिहार में स्थित है, एवं बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महदाह तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है, इसकी जो है खोज और या फिर इसकी खुदाई किसने करी थी, तो बताएंगे हम लोग अरुण सोनकिया ने। कब की? 1982 में की। और ये कहाँ पे स्थित है? ये सीहोर मध्य प्रदेश में स्थित है, हथनौरा जगह पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? जो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ प्राप्त हुआ था, नर्मदा घाटी से। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। क्या था? जौ था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो हम लोग देखते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। तो सबसे पहले किसका यूज हुआ था? जौ का यूज हुआ था। और कहाँ पे इसकी खेती की गई? तो भूमध्य सागर और ईरान के मध्य में की गई थी। और भूमध्य सागर और ईरान के मध्य कौन सी जगह थी? वो थी पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया के जो देश थे उनमें से सर्वप्रथम जौ का उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं लाहुरा देव से। कहाँ से? लाहुरा देव से। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्पों में लाहुरा देव आ रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लाहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बताया गया है कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित क्या है? लाहुरा देव है। और अगर ऑप्शन में लाहुरा देव ना मिले तब हम लोग सही किसको करेंगे? तब हम लोग सही करेंगे
मेहरगढ़ को। किसको किससे सही करेंगे? मेहरगढ़ को सही करेंगे, जो स्थित है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और अगर वहीं पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, तो बताएंगे हम लोग कोल डिहवा, जो प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय महाद्वीप में कृष्ण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा गया कृष्ण के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। अभी हम लोगों ने देखो पढ़ा था कहाँ प्राप्त हुए, लाहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। लाहुरा देव जो यूपी में है। अब ये ऑप्शन में भी लाहुरा देव नहीं, तो हम लोग क्या सही करेंगे? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और फिर से हमारा वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भारतीय महाद्वीप में कृष्ण के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से फिर हम लोग वही सही आंसर करेंगे, मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन हमारा है, नवपाषाण युग में भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृष्ण के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब देखो यही फिर है क्वेश्चन, वही घुमा के पूछ लिया गया है कि कृष्ण के जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम बताएंगे हम लोग मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजिरा से, दम्बफदास से, किले गुल मोहम्मद से, या फिर मेहरगढ़ से। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा ऑप्शन इसमें से पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो दोनों सही है, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई है, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राग ऐतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। ध्यातव्य कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोलडिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लाहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही एक भाग है। अतः कथन एक सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न जौ एवं धान के साथ महागाड़ा एवं धान के साथ कोलडिवा से प्राप्त हुए हैं। तो अब इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएंगे, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जैसे कि लाहुरा देव हो गया, लाहुरा देव यहाँ से बहुत ही, और कोलडिवा जैसे हो गया, कोलडिवा यहाँ से क्या है बहुत ही प्राचीन जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे ये भी पॉइंट सही दिया गया है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो हमारे पहला और दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों सही हो जाएंगे, इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पे प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका भी सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि के अनुसार 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा बागोर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जो चालकोलिथिक युग कहा जाता है वो कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको? ताम्रपाषाण युग को। अगला क्वेश्चन हमारा है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वाड़ी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद्भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो यहाँ पे बताना कौन कौन से ऑप्शन सही हैं।
तो इसमें जो हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन है आहड़वाड़ी तांबा गलाना जानते थे, ये सही दिया गया है। उसके बाद धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे काले लाल रंग के मध्यभाग मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये ऑप्शन भी सही दिया गया, जबकि सेकंड वाला ऑप्शन गलत दिया गया। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1, 3 एवं 4, ए वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए जैसे कि आहार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे, वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्रवती तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहाड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मध्यभाग की प्राप्ति हुई है जिन पर समानतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। किसने? HD सांकलिया ने। नवादा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईस्वी पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया फिर से नवादा टोली के बारे में। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? नवादा टोली जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो दिए गए हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, वृहद पाषाण या मेगलिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे कि शिफ्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, आब्रेट स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं या फिर मेहिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला का संबंध है संगनकल्लू से। किससे? संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। अब यहीं पे करिए पूछ लिया जाए आपसे कि संगनकल्लू कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे हम लोग बेलारी जनपद में। और कौन से राज्य में? कर्नाटक में, मैसूर के पास स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहीं पे है, भीमबटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबटका का जो है फेमस है भीमबटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 500 में चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। फिर से वही क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ पे? अब्दुल्लागंज रायसेन, मध्य प्रदेश में। और फिर से देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, बाद में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका सही आंसर हो जाएगा
वीएस वाकड़कर ने। किसने? वीएस वाकड़कर ने। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वीएस वाकड़कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि जो भीमबेटका की खोज कब की गई तो 1957 में, और किसने की थी? वीएस वाकड़कर ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है भीमबेटका को किसने खोजा था? देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भीमबेटका को किसने खोजा था, तो हम लोग बताएंगे डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका विकल्प जो है सी होगा। गैरिक मध्यभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। गैरिक मध्यभांड पात्र जो है उसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया। ये मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950-52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। किसके निर्देशन में? बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी 1950 से 52 के दौरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो यहाँ बताना ताम्रसम काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे मृतकों को किस दिशा में रख के लिटा दफनाते थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जोरे संस्कृति जिसे बोला गया, के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आज पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाने जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम से। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तवास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अब देखो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन तो यही है कि जब बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है, तो बताएंगे हम लोग जम्मू एवं कश्मीर में है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि गर्तवास या गड्ढों वाले घर कहाँ से पाए गए हैं, तो बताएंगे हम लोग बुर्जहोम से प्राप्त हुए। कहाँ से? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? अब देखो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया गया, उत्तराखंड पीछे में पूछा गया है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। अगला क्वेश्चन हमारा है गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे कि इधर ऐतिहासिक स्थान दिया गया है और उधर दिया गया है ख्याल का कारण कि जो स्थान है ये किस लिए प्रसिद्ध थे। अब हमें बताना कि सही कौन कौन से ऑप्शन। जैसे कि बुर्जहोम जो है शैलकृत देव मंदिर के लिए फेमस था, चंद्रकेतुगढ़ जो टेराकोटा कला के लिए फेमस था, या जो गणेश्वर है ये ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस था। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हमारे हैं वो हमारा सेकंड नंबर चंद्रकेतुगढ़ जो है और टेराकोटा कला के लिए फेमस था, ये सही दिया गया है। उसके बाद जो गणेश्वर है ये ताम्र कलाकृतियों के लिए फेमस था, ये भी सही दिया गया है। जबकि ऑप्शन ए वाला हमारा जो बुर्जहोम है ये शैलकृत देव मंदिर के लिए फेमस है, ये गलत है। तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे हमारे। अब देखो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट देंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि बुर्जहोम नामक नवपाषाणी पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो है बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है, बताएंगे हम लोग जम्मू और कश्मीर में। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में
डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किसकी खोज कब हुई थी, तो बताएंगे हम लोग 1935 में, और किसने की थी, डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ से क्या प्राप्ति हुआ है, गर्तावास से, और मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी यहाँ से मिला है। और अगला पॉइंट हमारा इसी में है, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असमान विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर जो है राजस्थान में प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणी पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरवेली ताम्र बड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि गणेश्वर कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में है। उसके बाद चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। और किसके लिए फेमस था, टेराकोटा कला के लिए फेमस था। और जो गणेश्वर है ये क्या था, ये ताम्र पाषाणिक स्थल था। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने, रतन चंद्र अग्रवाल ने खोज की थी। और यही पे पूछ लिया जाए कि दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बड़ाग्र कहाँ प्राप्त हुई, बताएंगे हम लोग गणेश्वर से। या पूछ लिया जाए आपसे कि जो है मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब भी बताएंगे हम लोग गणेश्वर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा लेखैया में। कहाँ पे, लेखैया में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। तो आप देखो एक पॉइंट, तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि जो पुरातत्व विमर्श पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो बताएंगे हम लोग डॉक्टर जे.एन. पांडे हैं। अब यहाँ देखो लेखैया जो है 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अब जिनमें से कुछ क्या है सही हालत में है, लेकिन यहाँ के जो, अब यहाँ पे देखो अमेरिका के जो ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन लुकास थे, इन्होंने क्या बताया कि लेखैया में कितने हैं, 27 मानव कंकाल की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें कथन दिया गया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। दूसरा कारण है यहाँ पे अब कथन दिया जाता है, यहाँ पे दिया गया कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब बताना इसमें कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए, बी है और सी, डी दी गए हैं। तो जो सही आंसर इन्हीं में से दो में है, जैसे कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे कि विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ये कथन सही दिया गया है। और यहाँ पे जो कारण दिया गया है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा जो आर है, ये जो कारण है, ये ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ए नंबर जो है सही हो जाएगा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग सैंधव सभ्यता के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।